हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम जो है 2008 से लेकर 2020 तक की सारी चीज़ों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और अभी हमने स्टार्ट करा है 2008 का पेपर। तो दोस्तों, 2008 का पेपर जो हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपको प्रश्न नंबर 21 तक की सारी चीज़ें जो है क्लियर करवा दी थी। 21 क्वेश्चन तक हमने सब कुछ पढ़ लिया। 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे को यहाँ पे जो है 4 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है हमारे को डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। देखते हैं कि भाई आगे की कहानी में क्या है, ट्विस्ट तो नहीं आया कहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका के वर्चस्व को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमारे को अमेरिकी वर्चस्व यानी कि यूएस हेजीमनी के बारे में बताना है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, ठीक है, दिसंबर 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो उसके विघटन के बाद अमेरिका ही एकमात्र जो है सैन्य शक्ति बचा था पूरी दुनिया के अंदर। पहले जो है 2 ध्रुवीयता बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसके बाद बस एक ध्रुवीयता बची और अमेरिका जो है उसने क्या करा, पूरी दुनिया पे अपनी हेजीमनी और वर्चस्व को स्थापित किया। उसके अलावा अगर आप दोस्तों देखो तो साइंस के मामले में भी अमेरिका जो है बहुत आगे है। अगर आर्थिक के मामले में बात करें, अमेरिका तो है वो भी बहुत आगे है। सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है उसके मामले में बहुत आगे हमारे को देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत आगे है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अमेरिका जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन सभी मामलों में अमेरिका पूरी दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे को बताना था इसमें अमेरिका वर्चस्व वाले में, यानी कि अमेरिकी की हेजीमनी कैसे क्रिएट है उसके अंदर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है यूरोपीय संघ की कोई 4 साझी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको आसान से 4 विशेषताओं को बताता हूँ। सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि भाई इसको बनने में एक बहुत लंबा समय लगा, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ को बनने में लंबा समय लगता है, इसका मतलब भाई वो चीज़ एकदम बढ़िया परफेक्ट बन रही है। तो यूरोपीय संघ को बनने में बहुत लंबा समय लगा। दूसरा, पहले वो सिर्फ जो है आर्थिक सहयोग के लिए बनाई गई थी संस्था, लेकिन बाद में जाके उसने जो है राजनीतिक रूप ले लिया। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, उसने पहले यूरोपीय परिषद वगैरह, पार्लियामेंट वगैरह वो भी बना ली, ठीक है। तो ये उसकी एक विशेषता हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखो तो उसकी और भी कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे 2005 में वो दुनिया की जो है सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था हो गई थी। 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का जो है उसका GDP हो चुकी थी, जो अमेरिका से भी जो है कई ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई। ये 4 पॉइंट जो है आपके इसके अंदर बताए गए हैं। इसके अंदर कठिन चीज़ें बताई गई थी, मैंने आपको आसान से चीज़ें बता दी हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए किन्हीं 4 मानदंडों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो मतलब कि क्राइटेरिया जो सुझाए गए थे कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर जो है कैसे चुने जाने चाहिए, उनके लिए जो मानदंड सुझाए गए थे उसके बारे में हमारे को बताना है कि भाई कौन कौन से क्राइटेरिया थे। तो पहला क्राइटेरिया लिखा था यहाँ पे कि बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए वो देश, ठीक है, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि भाई वो यूएनओ को ज़्यादा पैसा देने चाहिए उसको, ठीक है, आबादी के लिहाज से एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का क्या करे, सम्मान करे, ठीक है, और यह देश ऐसा हो कि एक भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। यानी कि एक ऐसा देश जिसकी ज्योग्राफी अगर आप देखो तो भाई उसके अंदर डाइवर्सिटी हो, उसकी इकोनॉमी बड़ी हो और कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधता भी उसके अंदर हो। अगर किसी देश के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो देश आराम से सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो है बन सकता है। ये जो है क्राइटेरिया सुझाए गए थे। आगे चलते हैं यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 25 है जिसका नाम है रियो समिट के क्या परिणाम हुए। रियो समिट के बारे में हमारे को बताना है दोस्तों। लिखा हुआ है रियो समिट के परिणाम। तो रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमित नियमाचार निर्धारित हुए। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में डिस्कस करा गया। जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में डिस्कस किया, जंगलों के बारे में। वानिकी के बारे में डिस्कस किया गया। वानिकी का मतलब होता है दोस्तों जब हम जंगलों की देखभाल करते हैं, जंगलों का विकास कैसे हो, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जंगलों के मामले में, तो उसको वानिकी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया गया था रियो समिट के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर एजेंडा 21 के रूप में भी बात करी गई और उसके अंदर बोला गया कि हमारे को जो है भाई टिकाऊ विकास करना पड़ेगा, यानी कि सभी देशों को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे पर्यावरण को जो है कोई भी हानि ना हो। सभी देशों को ऐसा विकास करना चाहिए जिससे भाई पर्यावरण एनवायरनमेंट को कोई हानि ना हो। टिकाऊ विकास जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसा विकास होना चाहिए। ये बातें रखी गई थी रियो समिट के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो लिखा हुआ है भारत के विभाजन की प्रक्रिया की किन्हीं 4 समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इंडिया का जब भाई पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो उस टाइम पे कौन कौन सी 4 समस्याएं थी उनके बारे में बताना है। तो लिखा है सबसे पहली समस्या में कि भाई सबसे पहली समस्या यही थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां पर मुसलमान जो है बहुसंख्यक में हो। ठीक है, कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम संख्या जो है बहुसंख्यक में हो। इसीलिए 2 पाकिस्तान आपको पता होगा बनाए गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले ये समस्या थी कि भाई एक इलाका नहीं था ऐसा। ठीक है, लिखा हुआ है दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम बहुल इलाका, मतलब कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। सही बात है। ठीक है, अगर हम पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की बात करें तो भाई वहाँ पे जो है ना सीमांत गांधी के रूप में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ़ार खान जो थे वो पश्चिमोत्तर प्रांत के थे। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में उनको सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था। अब वो जो है बिल्कुल भी जो है इस बात से एग्री नहीं थे कि भाई भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई दूसरी समस्या ये थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वो राजी भी नहीं थे कि भाई हमारा बंटवारा हो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान के नाम से हम एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। तीसरी समस्या और भी ज़्यादा विकट थी। क्या थी? तो लिखा हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम वाली आबादी वाले थे। ठीक है, मतलब कि जो पंजाब और बंगाल जब हमने देखा तो भाई उसके अंदर भी कई सारे हिस्से ऐसे थे जो गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, मतलब कि जहाँ पर मुस्लिम लोग नहीं रहा करते थे। तो ये दिक्कत थी, उन लोगों को वहाँ पे दिक्कत आई। तो इसीलिए हमारे को जो बंटवारा जो है वो बहुत नीचे स्तर पर भी जाके करना पड़ा। तो उसके अंदर कई दिक्कतें आई, लोगों को पता ही नहीं चला रात भर में कि भाई कौन सा इलाका पाकिस्तान में पड़ता है, कौन सा इलाका जो है इंडिया के अंदर पड़ता है। इसीलिए बाद में जब बंटवारा हुआ तो भाई खून खराबा देखने को हमारे को वहां पे मिला। तो ये तीसरी समस्या थी। चौथी समस्या क्या थी उसको तरफ, तो इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई थी अल्पसंख्यकों की। तो जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो जैसे पाकिस्तान में जो कई सारे जो हिंदू लोग रहा करते थे, इंडिया के अंदर जो कई सारे जो है मुस्लिम लोग रहा करते थे, तो उनकी जो है बहुत दिक्कतें थी। वो अल्पसंख्यक लोग बेचारे वो कहाँ जाएंगे, तो उनकी समस्या थी। समझ आया दोस्तों? तो ये 4 समस्याएं थी जो विभाजन के समय हुई थी, वो क्लियर हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित किसी संदर्भ में है, किस संदर्भ में ये बताना है हमारे को। तो पहला पूछा गया है जय जवान जय किसान। तो आपको पता होगा कि भाई लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया जय जवान जय किसान का, जब 1965 में जो है हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। तो 1965 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि जो है हमारे जो मिलिट्री वाले लोग हैं, जवान लोग जो है वो भी मोटिवेट हो और साथ साथ जो किसान लोग जो है वो भी मोटिवेट हो, क्योंकि उस टाइम पे मानसून की असफल
सफलता चल रही थी। उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो आपको पता होगा 1971 का जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी का ये नारा था, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने इसके बल पे जो है 1971 का पूरा चुनाव जो है लड़ा था और बहुत ही ज़्यादा वोट जो है इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे गेन किए थे। उसके बाद लिखा हुआ है इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया था जो इंदिरा गांधी की अपोजिशन वाली पार्टी थी उनने, और इंदिरा गांधी ने इसी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने बोला था कि भाई जितनी भी जो विपक्षी पार्टी है उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, बस वो एक रट लगाए रहते हैं, इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ। तो इसका उन्होंने मजाक भी उड़ाया इंदिरा हटाओ का। ग्रैंड अलायंस दोस्तों जो इंदिरा गांधी के विपक्ष में बनाया गया था, जिसके अंदर बहुत सारी जो है विपक्षी पार्टियां जो है शामिल हुई थी, लेकिन दोस्तों इसको बिल्कुल भी सफलता मिली नहीं। ग्रैंड अलायंस को ग्रैंड फेलियर देखने को हमारे को वहां पे मिला था। तो ये बात क्लियर हो गई है प्रश्न नंबर 27 तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। 28 में पूछा है किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे देश में कोई इंसान बैठा हुआ है जैसे, ठीक है, तो वो इंसान के टाइम पे जो है हमारी विदेश नीति कैसी होगी। जब कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो उस टाइम पे हमारे देश की विदेश नीति कैसी होगी उसकी बात करी जा रही है। मतलब कि किसी देश का राजनीतिक नेतृत्व जो है उसकी विदेश नीति, उसकी फॉरेन पॉलिसी को कैसे प्रभावित करता है वो बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला दिया गया है नेहरू जी का और दूसरा दिया गया यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उनके टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने जो है बहुत सारे कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को जो है बचाए रखा, हमारी मतलब कि आज़ादी को बचाए रखा उन्होंने, क्षेत्रीय अखंडता को जो है उन्होंने बनाए रखा, टूटने नहीं दिया हमारे भारत को। ठीक है, और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना जो है उनका लक्ष्य था। तो ये नेहरू जी के टाइम पीरियड पे हमारी विदेश नीति कुछ इस प्रकार से थी। उसके अलावा दोस्तों इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी जी जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री बनी थी तो उनके टाइम पीरियड में भी आपको पता है कि भाई लड़ाई झगड़े बहुत हुए। 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, अमेरिका वगैरह हमारे साइड आ रहे थे हमसे युद्ध करने के लिए, और उस टाइम पे हमने USSR जो है उसका सहारा लिया। ठीक है, और उसके साथ हमने 20 वर्षीय जो है मैत्री संधि पर भी क्या करे थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि दोनों के टाइम पीरियड में अलग अलग जो है हमारे को फॉरेन पॉलिसी जो है देखने को मिल रही है। इस तरीके से क्वेश्चन वो वाला कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। हमारे को ये बताना है कि भाई ऐसे कौन से 4 कारण थे जिनकी वजह से इमरजेंसी जो है यानी आपातकाल जो है लगाया गया था। ठीक है, तो पहला कारण लिखा हुआ है भाई जो 74 के अंदर 1974 में जो जनवरी में गुजरात के अंदर आंदोलन हुए थे, पहला कारण वो था। दूसरा कारण था 1974 के अंदर मार्च में जो बिहार में आंदोलन हुए थे वो था इसका दूसरा कारण। ठीक है, और तीसरा कारण लिखा हुआ है रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे जो है रेलवे कर्मचारियों ने भी क्या करा था, हड़ताल वगैरह कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश के अंदर जो है पूरी डेली लाइफ की जो चीज़ें थी वो सारी अस्त व्यस्त जो है हो चुकी थी। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था आपातकाल इमरजेंसी के लगने का। चौथा कारण बताया जा रहा है 12 जून 1975 के दिन जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भाई इंदिरा गांधी जो है उनका चुनाव अवैधानिक है, वो अब जो है सांसद नहीं रहेंगी। उन्होंने फैसला सुनाया इलाहाबाद के जज ने, ठीक है, कि अगर उन्होंने भाई अगर 6 महीने में अपना चुनाव करवा लिया तब तो वो प्रधानमंत्री रहेंगी, नहीं तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये उन्होंने फैसला सुनाया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इंदिरा गांधी जो है वो सांसद रहेंगी, लेकिन वो लोकसभा के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। उसने ऐसा फैसला सुनाया और इसी के बाद जो है अगले दिन यानी कि 25 जून 1975 के दिन रामलीला मैदान में जो है रैली करी गई और उस दिन रात को जो है आपातकाल लगाया गया। तो ये 4 कारण थे आपातकाल लगने के। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि दलित पैंथर्स कौन थे। क्वेश्चन नंबर 30, दलित पैंथर कौन थे, उनका उद्देश्य क्या था। तो दलित पैंथर्स आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि भाई
अब यहाँ पे हम एक बार पढ़ते हैं इसको। 7वें दशक के शुरुआती सालों में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। ठीक है, तो जितने भी जो शिक्षित दलित थे, छोटी जाति के लोग, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अपने हक के लिए। इनमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित लोग थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। समझ आया? तो महाराष्ट्र के अंदर जो है दलित पैंथर संगठन बनाया गया था 1972 के अंदर दलितों के द्वारा। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या था कि भाई हमारे लिए जितने भी अधिकार हैं वो होने चाहिए बराबर के। तो अपने अधिकारों की मांग करी थी उन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ अब हम चल रहे हैं। 31 में पूछा गया है, शीत युद्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? गुट निरपेक्षता की नीति ने किस प्रकार भारत का हित साधन किया? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भाई जो पहला चैप्टर आपका कोल्ड वॉर वाला, वो जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है आपके सिलेबस के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो इसमें, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अथवा वाला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, ये जो है विदेश नीति से रिलेटेड है। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत के रूस के साथ संबंध है। भारत को किस प्रकार इसका बहुत बड़ा फायदा है? ठीक है, तो दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि भाई रूस के साथ यानी कि रशिया के साथ हमारे संबंध जो है एकदम बढ़िया वाले बने हुए हैं और उसका इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बड़ा फायदा है। अब कैसे फ़ायदा होता है तो उसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और नीचे सांस्कृतिक के बारे में बताया जाएगा। आर्थिक के मामले में तो जैसे भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, 3 जगह यहाँ पे भारत के जो इस्पात कारखाने हैं। उसके अलावा जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, इसके अंदर रशिया जो है हमारे को पैसों से भी मदद करता है और साथ साथ तकनीकी रूप से भी सहायता देता है। मतलब कि हमारी टेक्नोलॉजी के साथ भी वो क्या करता है, मदद करता है। तो ये आर्थिक संबंध यानी कि हम कह सकते हैं बहुत बढ़िया है, हमारी मदद करता है वो। ठीक है, उसके अलावा राजनीति में पूछा गया है तो भाई जब भी जो है यहाँ पे कश्मीर मुद्दा उठाया जाता है यूएनओ के अंदर, तो उस टाइम पर भी रशिया जो है हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है कि भाई कश्मीर जो है वो इंडिया का रहेगा। ठीक है, तो ये राजनीतिक चीज़ें बहुत बढ़िया है। सैन्यों के मामले में तो आपको पता ही होगा कि भाई हमारा जो है इंडिया है वो कई सारी मिसाइलें वगैरह, हमारे जितने भी हथियार वगैरह होते हैं, तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो है हम जो है रशिया से ही जो है यहाँ पे क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सांस्कृतिक में बताना है मार्को कि हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय है, फेमस है। ठीक है, और कई बार यहाँ से इंडिया से बड़ी संख्या में जो लेखक और कलाकार हैं उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा भी करी है, जाके घूम के आए कि भाई देख के आते हैं रशिया कैसा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों के सांस्कृतिक संबंध भी क्या है, काफ़ी बढ़िया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। 32 में पूछा गया है, भारत अमेरिका संबंध का परीक्षण कीजिए। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शीत युद्ध के दौरान की बात करी गई है कि भाई जब यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे जो है इनके रिलेशन कैसे थे। तो आपको पता होगा कि भाई कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे हम जो है सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के ज़्यादा करीबी दोस्त थे, इसीलिए यूएसए के साथ हमारी उतनी ज़्यादा नहीं बनती थी और यूएसए की साइड था उस टाइम पे पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे भाई हमारे बीच में संबंध जो है काफ़ी बढ़िया नहीं देखने को मिले। ठीक है, अब बात बताई जा रही है कि भाई गत 15 वर्षों में भारत अमेरिकी संबंध कैसे, यानी कि पिछले 15 सालों में हमारे संबंध कैसे हुए हैं। तो भाई अब वो जो है अच्छे हो चुके हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र अगर हम देखें तो हम जितना भी निर्यात करते हैं उसमें से 65% जो है अमेरिका के पास जाता है। ठीक है, बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारत मूल के हैं। ठीक है, बोइंग कंपनी जो है उसमें जो 35% जो लोग काम करते हैं वो भारत के लोग काम करते हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। समझ आ रहा है? तो जितने भी जो बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं उसमें 15% जो कंपनियां हैं उनकी शुरुआत जो अमेरिका में जो हमारे इंडिया के लोग बसे हुए हैं उनके द्वारा करी गई थी। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि हमारे भाई जो ये पिछले जो 15 साल हैं उनमें जो है इंडिया के और यूएसए के संबंध जो है काफ़ी बढ़िया हमारे को देखने को
मिले हैं। आगे चलते हैं। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि किस आधार पर कहा जा सकता है कि 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि भाई आने वाले 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, इसके बारे में हमारे को जो है यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि भाई 1949 में जो है माओ सेतुंग ने साम्यवादी क्रांति करी थी चीन के अंदर, जिसके बाद चीन जो है एक चीनी जनवादी गणराज्य के नाम से कहलाया। ठीक है, पहले आपको पता होगा कि चीन ने भाई समाजवादी मॉडल अपनाया था, पूंजीवादी जितने भी देश थे उनके साथ अपने संबंधों को ख़त्म कर दिया। लेकिन बाद में चाइना में बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आई, क्योंकि चाइना की जो मतलब की पॉपुलेशन थी वो लगातार जो है बढ़ती जा रही थी, तो चाइना में दिक्कतें आई। इसलिए चाइना ने बाद में जो है 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए। फिर आपको पता होगा भाई 73 के अंदर चाउ एन लाई आया, जो है चाउ एन लाई ने 4 चीज़ों पर ध्यान दिया। ठीक है, सैन्य के ऊपर, खेती के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर, इन सब चीज़ों पे चाउ एन लाई ने ध्यान दिया। ठीक है, फिर 1978 के अंदर भी जो है वहाँ पे एक राष्ट्रपति बना देंग शाओपिंग, और देंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, मतलब खुले द्वार की नीति वो देंग शाओपिंग लेकर आया 78 में। उसके बाद 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का जो है निजीकरण कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है दोनों में भाई मतलब कि काम करने की क्षमता जो थी वो बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी जो बढ़ गई। उसके अलावा 2001 में चीन जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। इस तरीके से आप दोस्तों कह सकते हो कि चीन जो है उसने कई सारे सुधार कर लिए हैं और उसकी अर्थव्यवस्था अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। टेक्नोलॉजी एकदम बढ़िया हो गई है चाइना की। ठीक है, उसके पास पैसा आता जा रहा है, आर्थिक स्तर पर चाइना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसलिए आप कह सकते हो कि चाइना जो है भाई 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की साइड। 33 में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के मूल आधार क्या थे, इस कार्य में किसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जब भी रजवाड़ों की बात आती है तो उस टाइम पे एक इंसान का जिक्र किया जाता है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई ये इंसान ऐसे थे जिन्होंने जो है सारे रजवाड़ों को 565 रजवाड़ों को जो है साथ में मिलाने का काम किया था। और इनका तरीका बड़ा अनोखा था। पहले तो जाके प्यार से बोलते थे कि भाई मान जाओ और इंडिया में शामिल हो जाओ, प्यार से जाके बोलते थे। दूसरी बार थोड़ा बहुत मतलब कि लालच वगैरह दे दिया कि भाई हम तुम्हारे को अधिकार देंगे, प्रीवी पर्स वगैरह देंगे, थोड़ा बहुत ज़मीन रखने की पैसा देंगे आपको, उसको प्रीवी पर्स कहा जाता था कि भाई हम तुम्हारे को ये देंगे। तो लालच से भी इन्होंने मनवाया। तीसरा इनका काम हुआ करता कि नहीं मानोगे ना तो हमारे पास फिर भाई मिलिट्री भी पड़ी है, तो चांटे खा के मानोगे, प्यार से मानोगे, ये बता दो बस। तो इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को जो है हमारे देश में मिलाया, बहुत बड़ा काम किया। उसके अलावा दोस्तों पता है बात क्या थी कि उस टाइम पे लगभग जो रजवाड़े थे उन्होंने बोल दिया था कि भाई हम जो है इंडिया में शामिल होंगे, क्योंकि उनको पता था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में कितना बड़ा अंतर है। इंडिया एक बढ़िया सा देश, हम यहीं पे जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही जो है इस बात के लिए एग्री कर दिया था। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों की परीक्षा कीजिए। तो हरित क्रांति तो भाई आप बचपन से सुनते आ रहे होगे। हरित क्रांति के बाद ही हमारे इंडिया के अंदर जो है भाई खेती वगैरह के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ी और उसके बहुत सारे फ़ायदे हुए। हमारे देश में प्रोडक्टिविटी जो है बहुत अलग लेवल तक चली गई इसके बाद। ठीक है, तो सकारात्मक परिणाम देखते हैं पहले। तो हरित क्रांति से खेतियर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। वही मैंने बोला कि भाई प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है बहुत बड़ी। हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्ज के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हें बदलावों में फायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में प्रभावशाली बनकर उभरे। मतलब कि जो मिडिल क्लास के जो किसान लोग थे उनको भी हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब लिखा हुआ है 2 भाई नेगेटिव परिणाम क्या निकले इसके। तो
पहला है कि धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था दोस्तों। तो हरित क्रांति की वजह से जो बड़े बड़े किसान थे वो और ज़्यादा बड़े बड़े होते चले गए, उनको ज़्यादा फायदा हुआ। दूसरा, गरीब किसानों और भूस्वामित्व के बीच का जो है अंतर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि जो भाई अमीर और गरीब थे, जो एक गरीब किसान थे और जो भूस्वामी जो जमींदार लोग थे, उनके बीच का अंतर जो है इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हरित क्रांति की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन 34 पे आ चुके हैं हम यहाँ पे। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। तो आपको पता ही होगा कि भाई कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े और शक्तिशाली जो लोगों का एक समूह था, बड़े नेताओं का जो समूह था, उनको हम बोलते थे सिंडिकेट। और सिंडिकेट वालों ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था किसके अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपको पता होगा सिंडिकेट वाले लोगों ने ही मिलकर क्या करा था, इंदिरा गांधी को जिताया था। उनका मानना ऐसा था कि भाई इंदिरा गांधी जो है हमारी साइड में रहेंगी, जबकि इंदिरा गांधी ने बाद में अपना ही जो है प्रभुत्व बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इनको धक्का भी लगा बाद में जाके सिंडिकेट वालों को। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है कि जिन सरकारों को लोकतंत्र विरोधी माना जाता है, मतदाता उन्हें भारी दंड देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी सरकार जो लोकतंत्र वाला काम नहीं करती, उनको वोटर्स जो है एक ऐसे ही पनिशमेंट देते हैं जो वो हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, और ये हमारे को बताना कौन सी चीज़ों को लेकर है, तो 75 और 77 की आपातकालीन स्थिति के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होगा जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, तो उस आपातकाल के बाद जो है बहुत सारी बेकार चीज़ें जो है इंडिया में करी गई थी। इंडिया के अंदर लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए दोस्तों जब आपातकाल ख़त्म हुआ 18 महीने चलने के बाद, तो उसके बाद लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी जो है वोट नहीं डाले। कांग्रेस पार्टी को मात्र 154 सीटें मिली। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब कोई पार्टी लोकतंत्र को नहीं अपनाती, तो उसके बाद उसको जो पनिशमेंट होती है बहुत तगड़ी वाली मिलती है, सीटें एकदम से कम हो जाती है। तो 35% से भी कम वोट मिले उनको इस बार। समझ आ रहा है। तो भाई कभी भी गैर लोकतांत्रिक काम हमें नहीं करना चाहिए, ये समझाया जा रहा है। आ गए हैं 35 की तरफ। तो 35 में बोला गया है कि जन अथवा सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ बनाते हैं, इनकी क्या सीमाएं हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भाई जितने भी जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, आप कह सकते हो कि भाई जो लोकतंत्र होता है ना, तो लोकतंत्र की जो नींव होती है वो होती है आंदोलन से। अगर लोग अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो भाई लोकतंत्र कहाँ का होगा। यानी कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक डेमोक्रेसी वाले देश के अंदर लोकतंत्र जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसी की वजह से लोगों को जो है अधिकार मिलते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि कई बार लोग जो है इन आंदोलनों का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं उसकी वजह से। ठीक है, कई बार जैसे होता है ना कि क्षेत्रीय विभाजन वाली बात भी चालू हो जाती है। तो ये उसकी क्या है, सीमाएं हैं। ये क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं। आ चुके हैं हम यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन पे। लास्ट है ये 35 क्वेश्चन है आपके इस पेपर के अंदर। असम आंदोलन सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, इस कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको ये ऐसे कर दिया है क्वेश्चन, आराम से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर के अंदर, जिसके अंदर हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे 2009 के बारे में। तो 2009 का जो सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको चालू करेंगे। आपको मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको कर लेते हो ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर एकदम बढ़िया नंबर आपके बोर्ड के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।